सभी आ जाए और फिर उसके बाद से स्टार्ट कर देते हैं। योगिता भी आ गए हैं। ठीक है, 2 बंदे ज्वाइन हो चुके हैं। बाकी सभी भी आ जाए फिर बाद में स्टार्ट कर देते हैं। और आप सभी को पता है कि जो स्टार्ट किया था मैंने, आप सभी को ऑलरेडी इसके बारे में तो पता ही है कि हमने स्टार्ट जो किया था वो था आपका एसएम। ठीक है, SM2 और SM2 का आज जो है वो लास्ट है। ठीक है, मैंने इसके प्रीवियस में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि जो फिक्स बीम है उसका भी वीडियोज आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। फिर बाद में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का था, फिर तीसरा कंटिन्यूअस का, फिर चौथा कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेस था। अब उसके बाद से आ गया प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस। ठीक है, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? एक बार यस कर दो, आवाज क्लियर आ रही है तो बता दो, तो फिर बाद में स्टार्ट कर देते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी को पता है कि ये जो चैप्टर है इसका नाम है प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस। ये आपका यूनिट जो है ना, ये यूनिट आपका 5th है, 5th यूनिट है और इसका नाम है प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, तो ये इसका चैप्टर का नाम है और ये आपका लास्ट चैप्टर भी है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो एडवांस सर्वे है। तो इसके बाद कल के सेशन में आप देखेंगे एडवांस सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी तैयार है ना? तो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें बोला है द प्लेन ऑन विच ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस इज एक्टिंग इज कॉल्ड। जिस कोई ऐसा प्लेन है जहां पर सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस हो, तो डायरेक्ट स्ट्रेस जिस पे भी प्रोड्यूस होता है तो वो प्लेन को बोला जाता है प्रिंसिपल प्लेन। याद कर लेना, प्रिंसिपल प्लेन बोला जाता है उसको। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन बोला जाता है। अच्छा, ये स्पेलिंग गलत हो गया था, यहाँ पे सुधार लेना, PAL है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑन द प्रिंसिपल प्लेन शियर स्ट्रेस इज। तो देखो प्रिंसिपल प्लेन पर सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है? सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? डायरेक्ट स्ट्रेस ही होता है, शियर स्ट्रेस नहीं होता है। तो शियर स्ट्रेस नहीं होता है मतलब शियर स्ट्रेस कितना होगा? 0 होगा। याद कर लेना आप लोग, प्रिंसिपल प्लेन पर एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस ही होता है और डायरेक्ट स्ट्रेस किस पे होता है? वॉइस वर्सा बोल सकते हैं, प्रिंसिपल प्लेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल प्लेन में बी कैसा हो सकता है? वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा या इंक्लाइंड होगा, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड होगा? तो प्रिंसिपल प्लेन ये हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको वो उस जो प्लेन है, ठीक है, जो भी मतलब जो प्लेन की बात कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, इंक्लाइंड भी है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन से आपको आइडिया रहेगा कि आपके सामने जब क्वेश्चंस आएंगे, मे बी अभी तो डिसाइडेड नहीं किया GTU ने कि आप सभी का एग्जाम MCQ बेस होगा या मास प्रमोशन करेंगे या क्या डिसाइडेड होगा। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि अगर 6 सेम को MCQ बेस पे किए हैं तो 4 सेम को भी MCQ बेस पे ही करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम लेना या तो ऑफलाइन एग्जाम, ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है, और ऑनलाइन में लाइव अगर एग्जाम लेना है तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि बहुत सारे सिचुएशन बेस पे भी आ रहे हैं कि आपका इस तरीके से साइट बना हुआ है कि आपके सामने कैमरा भी रहेगा, कैमरा आपको ऑन करके रखने पड़ेंगे और साथ साथ में आपको जवाब भी देना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस तरीके का प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर ही बना हुआ है। हालांकि सामने आएगा तो पता चलेगा कि किस तरीके का है, किस तरीके का सुटेबिलिटी है, वो चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अक्रॉस अ प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज ए। तो जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्ट स्ट्रेस का, जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, अक्रॉस अ प्रिंसिपल प्लेन, तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस। उसी को बोला जाता है कौन सा? प्रिंसिपल स्ट्रेस बोला जाता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अक्रॉस अ प्रिंसिपल प्लेन इज नोन एज अ प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये भी पॉइंट याद रख लेना। नेक्स्ट है डैश कैरीज मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस। कहां पर मतलब कैरीज मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस कहां पर कैरी करेगा? तो आप सभी देख सकते हैं कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन जो है वहां पर मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस कैरी करेगा।
ठीक है, यहाँ पर गुजराती में भी दिया है, तो आप सभी वीडियो को पॉज करके जब मतलब ये अगर रिकॉर्डेड वाला में देख रहे हो तो आप पॉज करके गुजराती जो मीडियम वाले होंगे वो गुजराती में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डैश कैरीज मिनिमम डायरेक्ट स्ट्रेस। तो मिनिमम डायरेक्ट स्ट्रेस कौन कैरी करता है? तो वो कैरी करता है माइनर प्रिंसिपल प्लेन। जो माइनर प्रिंसिपल प्लेन है वो मिनिमम डायरेक्ट स्ट्रेस को कैरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, टेंजेंशियल स्ट्रेस अक्रॉस इंक्लाइन प्लेन विल बी मैक्सिमम व्हेन, कब मैक्सिमम होगा? तो जब एंगल थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तब मैक्सिमम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस कोई बॉडी पे लग रहा है, ठीक है, इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अक्रॉस इंक्लाइंड प्लेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस अक्रॉस इंक्लाइंड प्लेन पे है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे टेंजेंशियल स्ट्रेस है, तो विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब हो सकता है? जब एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस अक्रॉस इंक्लाइंड प्लेन पर है, तब मैक्सिमम होने के लिए एंगल क्या होगा? इंक्लाइंड प्लेन तो कुछ एंगल बनाएगा ना, तो उस टाइम पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू टेंसाइल स्ट्रेसेस, मतलब कोई बॉडी पे दो टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुए हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल विल बी। तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या होगा? देखो दोनों टेंसाइल है, ध्यान से समझना। आप सभी ने मोहर सर्कल ड्रॉ किया होगा और मोहर सर्कल में बताया भी है, एक तरह से देख भी सकते हैं, मोहर सर्कल आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा कि दोनों अगर टेंसाइल होता है या दोनों मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे रेडियस ऑफ मोहर सर्कल विल बी, मोहर सर्कल का रेडियस क्या होगा? ठीक है, रेडियस की बात कर रहा है। व्हेन टू बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस इक्वल है, देखो दोनों स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या है? इक्वल है, और वो भी बोल रहा है कि टेंसाइल है। ठीक है, टेंसाइल है, तो हम कैसे ड्रॉ करते थे? आपको पता होगा कि ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस होता था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां से हम दोनों इक्वल है, तो दोनों का यहीं पर मान लो ये ओ पॉइंट है सेंटर, तो यहाँ पर एक आ रहा था आपका सिग्मा 1 और दूसरा वाला भी यहीं पे आ रहा है सिग्मा 2 भी, तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस का हाफ करते थे तो हमारा वो रेडियस आता था। लेकिन डिस्टेंस तो इनके बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा? रेडियस 0 आ जाएगा। ठीक है, मोहर सर्कल अगर आप लोग को नहीं आता होगा तो कुछ दिनों में आप लोग को या तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो, एक सेपरेट मैंने बना के रखा हुआ है प्लेलिस्ट प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस के, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, द एंगल बिटवीन मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड माइनर प्रिंसिपल प्लेन विल बी ऑलवेज। देखो मेजर प्रिंसिपल प्लेन की बात कर रहा है और माइनर प्रिंसिपल प्लेन के बीच का जो एंगल है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? ठीक है, हमेशा और हमेशा क्या होगा? तो इक्वल टू 90 डिग्री होगा, हमेशा और हमेशा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मेजर प्रिंसिपल प्लेन जहां पर मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ऐसे ही होता है ना, एक आपका ये प्लेन है, एक आपका ये प्लेन है, ठीक है, तो जिस प्लेन पर मैक्सिमम डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको मेजर बोलते हैं, जहां पे मिनिमम डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको माइनर प्रिंसिपल प्लेन बोला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपका डिग्री हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ये चीजें याद रख लेना। प्रिंसिपल प्लेन के दोनों, चाहे माइनर है चाहे मेजर है, उनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ पर एक देखो ना, एक यहाँ पर वाई होता है, फिर यहाँ पर सिग्मा एक्स होता है, ठीक है, कभी 1 2 कहीं पे डिराइव लिखते हैं, कहीं एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन, द इक्वेशन फॉर नॉर्मल स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन प्लेन। नॉर्मल स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है? तो नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो आपके स्क्रीन पर है। क्या फॉर्मूला होता है? तो आप पहले जानते हैं कि पहले वाला जो होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2, ये प्लस में रहता है, फिर दूसरा वाला माइनस में रहता है, उसके साथ cos 2 थीटा रहता है। नॉर्मल की बात करें, सिग्मा एन जिससे इंडिकेट करते हैं,
सिग्मा एन होता है, सिग्मा टी होता है, फिर सिग्मा आर होता है, ठीक है। और ये कैसे फाइंड आउट होते हैं, ये चीजें आप लोग के आपके टेक्स्ट बुक में भी है और आपके सर ने भी आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। देखिए ये फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेंगे। तो सिग्मा एन, सिग्मा टी और सिग्मा आर, ठीक है, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। प्लस टाउ मैक्स क्या होता है, शियर स्ट्रेस के भी आपको याद रखने के, मैक्सिमम शियर के फॉर्मूले कितने होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके लिए बेस्ट है। तो आप पहले से इसको ध्यान में रखेंगे कि ये फॉर्मूले हमारे लिए बेस्ट है, ध्यान में रखने हैं। यहाँ जो टाउ बताया ना वो शियर की बात किया है, अगर शियर नहीं होगा तो वो जीरो हो जाएगा, ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ इक्वेशन टेंजेंशियल, देखो इसमें सिग्मा टी की बात कर दिया है। तो सिग्मा टी में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सिग्मा टी में जो पहला स्टार्टिंग वाला पार्ट था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2, ये वाला पार्ट नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ कॉस 2 थीटा होता है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। यहाँ से भी आप फॉर्मूला अपने नोटबुक पे लिख कर याद कर सकते हैं और आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो एक जगह पर आप ऐसे फॉर्मूले का भी एक पेपर पे आप लिख के बना के और रख सकते हैं कि ताकि आपको आइडिया रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन फॉर रिजल्टिंग स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखिए रिजल्टिंग सिग्मा आर की भी आ गया है, जो मैंने बोला था कि सिग्मा आर भी फाइंड आउट करने के लिए। तो सिग्मा आर के लिए जो फॉर्मूला होता है आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग से ही आप पढ़ते आ रहे हो। जो स्टार्टिंग में अप्लाइड मैकेनिक्स में भी मैं बहुत सारे आइडियाज आपको बताया था, ठीक है। तो उसके बेस पे भी, मोहर सर्कल के बेस पे भी आपको आइडिया होगा कि मोहर सर्कल में रिजल्टेंट निकालते थे तो किस तरीके का होता था, इस तरीके के सिग्मा टी होता था, इस तरीके का सिग्मा एन होता था, और ये वाला जो मिलता था इसको ही सिग्मा आर बोलते थे। यहाँ पे 90 डिग्री होता था। तो पाइथागोरस थ्योरम भी इस पे आपको एप्लीकेबल दिख रहा होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पे देख सकते हो कि सिग्मा आर का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर। अगर यहाँ का स्क्वायर हटा देते हो तो ये रूट में हो जाएगा। तो ये दोनों आपको कहाँ पर दिख रहे हैं, आप देखोगे तो ए में भी दिख रहा है और सी में भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए राइट है। तो ये दोनों को कौन इंडिकेट कर रहा है, डी ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द इक्वेशन फॉर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ध्यान से समझिए, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, ठीक है। तो सिग्मा n1 और इसको इसके नाम से जानते हैं। फिर एक आ जाता है सिग्मा n2, सिग्मा n1 और सिग्मा n2, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होता है, तो उसके लिए इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है। कौन सा इक्वेशन है, सी इज द राइट आंसर, सिग्मा 1। देखिए डिफरेंस आपको अगर आपको पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे प्लस रहता है, ठीक है, यहीं पे प्लस रहता है। और सिग्मा n2 जो निकालते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो भी यहाँ पर है। द इक्वेशन फॉर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए क्या इक्वेशन होता है जिसको सिग्मा n2 से इंडिकेट करते हैं, जो ऑलरेडी मैंने पीछे बताया भी है। तो वहां के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ का प्लस माइनस का डिफरेंट होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सिग्मा n1 और सिग्मा n2 में सिर्फ ये जो प्लस माइनस है वही का डिफरेंट होता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। देख सकते हैं आप यहाँ कर भी, यहाँ का ये जो प्लस है वही माइनर वाले में क्या हो जाता है, या माइनर वाले में माइनस हो जाता है। मैंने सर्कल बना के आपको बता भी दिया है, ये चीजें भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन, द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम टाउ मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो टाउ मैक्सिमम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है। टाउ मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला ये है सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 अपॉन 2, ठीक है। ये चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में कि ताकि आपको याद रहे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए ये फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द एंगल मेड बाय रिजल्टिंग स्ट्रेस विथ नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड। मतलब मोहर सर्कल आप बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके का, ये सिग्मा टी होता है, ये सिग्मा एन होता है और ये सिग्मा आर होता है। तो इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस एंगल को क्या बोला जाता है, तो इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी,
एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी बोला जाता है। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी किसको बोला जाता है? तो रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होता है और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच का जो एंगल होता है उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में होता है? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये चीजें अप्लाइड मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रिक्शन में, ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है ना उसके थ्रू इसका आता है। यहाँ पर स्ट्रेस की बात कर रहा है, ठीक है, वहां पे नॉर्मल फोर्स और रिजल्टेंट बिटवीन नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का जो एंगल होता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ रिपोज उसको बोला जाता है कि ऐसा स्लोप जिस मैक्सिमम इतना स्लोप दिया जाए या मिनिमम इतना स्लोप रहे जिससे कि कोई भी बॉडी उसके सरफेस से मूव करना स्टार्ट कर दे, उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इज इक्वल टू, तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी जो निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे? तो एक तरीके से आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो उसके बेस पे भी आप बेसिक चीजें याद रखोगे तो आपको ये सिग्मा टी है, ये सिग्मा एन है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो टेन थीटा जब अगर अप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा? सिग्मा टी अपन सिग्मा एन, यही आएगा। ठीक है। और थीटा इक्वल टू करोगे तो टेन इनवर्स सिग्मा टी अपन सिग्मा एन होगा, सिग्मा टी अपन सिग्मा एन। अपोजिट अपन ये अपोजिट साइड हुआ और ये एडजेसेंट हुआ, ये अपोजिट, थीटा के सामने वाला साइड अपोजिट होता है। ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री में भी आप पढ़े हो, उसकी हेल्प से भी यहाँ पर ये आप बता सकते हो कि द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है? टेन इनवर्स सिग्मा टी अपन सिग्मा एन। तो कौन सा आंसर राइट है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस कैन बी डिटरमाइन यूजिंग मोहर सर्कल मेथड? मतलब कौन सा स्ट्रेस हम फाइंड आउट डिटरमाइन करते हैं मोहर सर्कल मेथड से? तो आप सभी को पता है कि कौन सा स्ट्रेस हम फाइंड आउट करते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेस ही फाइंड आउट करते हैं ना, प्रिंसिपल सिग्मा एन1 एंड सिग्मा एन2, यही तो स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, एन1 एन2, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसी को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। उसके साथ साथ मेरे को नॉर्मल स्ट्रेस भी मिल जाता है और रिजल्टेंट स्ट्रेस भी मिल जाता है और टेंजेंशियल स्ट्रेस भी मिल जाता है। तो वो ऑप्शन तो दिया नहीं था, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट हो जाता है, तो ये चीजें हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट, द ग्राफिकल मेथड ऑफ मोहर सर्कल रिप्रेजेंट शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ठीक है। तो शियर स्ट्रेस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? आप बता सकते हैं कि जो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है ना इस तरीके का, ये जो आता है ये सिग्मा आर होता है, ये सिग्मा टी होता है। ये सिग्मा टी टेंजेंशियल स्ट्रेस ही तो है। ठीक है। इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस ही बोला जाता है। तो ये कहाँ पे होता है? देखो, देख सकते हो ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन मोहर सर्कल मेथड कंप्रेसिव डायरेक्ट स्ट्रेस इज रिप्रेजेंट। तो कंप्रेसिव डायरेक्ट स्ट्रेस जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? निगेटिव में। ठीक है। आप ऐसे करते हो ना, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव के लिए टेंसाइल इस तरफ जाता है और इस तरफ कंप्रेसिव का जाता है। निगेटिव जो रहता है, निगेटिव जो रहता है, एक मिनट, ये निगेटिव जो रहता है इधर कंप्रेसिव के लिए आ जाता है, ये साइड पे कंप्रेसिव आ जाता है। मोहर सर्कल आप लोगों ने ड्रॉ किया है तो आपको पता है कि दोनों जब रहता है कंप्रेसिव नेचर और टेंसाइल नेचर, जब दोनों स्ट्रेस अगर देखने को मिलते हैं तो आपका इस तरीके से निगेटिव की तरफ कंप्रेसिव और पॉजिटिव की तरफ टेंसाइल ड्रॉ कर लेते हैं। तो निगेटिव एक्सिस पे कंप्रेसिव डायरेक्ट स्ट्रेस रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, इन मोहर सर्कल मेथड टेंसाइल डायरेक्ट स्ट्रेस इज रिप्रेजेंट ऑब्वियसली पॉजिटिव। ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही ध्यान रखना। ठीक है। उसमें वाई एक्सिस पे कुछ नहीं ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस पे कुछ नहीं ड्रॉ करते हैं, हम सारा मेजरमेंट एक्स एक्सिस पे ही लेते हैं, चाहे सिग्मा 1 हो चाहे सिग्मा 2 हो। नेक्स्ट, एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ स्ट्रेन्ड मटेरियल टू डायरेक्ट स्ट्रेस दे दिए हुए देख सकते हो, एक 80 न्यूटन मीटर टेंसाइल है और ये 60 न्यूटन ये भी टेंसाइल है, आर एक्टिंग अलोंग विथ शियर स्ट्रेस, टाउ भी दे दिया है। फाइंड द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब है सिग्मा एन1 और इसके लिए फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया है, सिग्मा एन2 अपन 2 प्लस रहता है इन ब्रैकेट में सिग्मा एन1 माइनस सिग्मा एन2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का होल स्क्वायर, इस तरीके का रहता है। आपको फॉर्मूले भी इसके प्रीवियस हमने देख लिए हैं। वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 92.36। ये तो आपको नॉर्मली वैल्यू पुट करके ही बता सकते हो। ये चीजें जो है ये आपका सिचुएशन बेस वाले क्वेश्चन होते हैं। सिचुएशन बेस कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है
उसके बेस पर आपको जवाब देने होते हैं। ये चीजें अब बोलो कि रट लें तो आप रट के याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एमसीक्यू है, 80 की जगह पर 90 दे दिया, 60 की जगह पर 70 दे दिया, तब आप आंसर आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, अगर याद कर लिए कि 92.36 है तो फिर बाद में गलत करके आ जाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में अप्लाई करना है। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा n1 और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा n2, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, ये भी आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, ये माइनर प्रिंसिपल है, बस क्या कर देना है, वैल्यू को माइनस कर देना है। ठीक है, दो को ऐड करने पे इतना आ रहे थे तो दोनों को माइनस करने पे इतने आ रहे हैं, ये वैल्यू आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला जो है आप सॉल्व करके चेक कर लेना, बी ऑप्शन राइट है, बट आप चेक करोगे तो ही आप बता सकते हो कि ये जो ऑप्शन मैंने करेक्ट किया है वो राइट है या नहीं है। वो कैलकुलेशन के बेस पे ही आप बता सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना, फिर उसके बाद से कमेंट कर देना कि ये ऑप्शन राइट है या नहीं है। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि ये राइट है या रॉन्ग है, जिससे कि आपको भी आइडिया मिल जाएगा या जो बाकी जो भी स्टूडेंट है उनको भी आइडिया मिल सके कि हाँ, मतलब ऑप्शन भी कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से भी गलत भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सिचुएशन बेस्ड वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वैल्यू सेम ही है, बट यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का भी फॉर्मूला अभी प्रीवियस हमने क्वेश्चन में देखे, तो फॉर्मूला अप्लाई करके आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का भी 24 क्वेश्चन का भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 22.36 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार चेक करके जरूर बताना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एट अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेन मटेरियल। यहाँ पे देखिए 90 और 50 की वैल्यू दिया है, यहाँ पर 90 दिया है, दोनों टेंसाइल है, पहले बोल दिया था यहाँ पे दोनों टेंसाइल है, ध्यान में रखना टेंसाइल है कि are acting along two mutually perpendicular plane, find the normal stress along a plane of at 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू भी दिया है और सिग्मा एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सिग्मा एन की वैल्यू पूछ रहा है, आपको सिग्मा की एन की वैल्यू कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के बाद से यहाँ पर आंसर जो डी आ रहा है 70 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसको भी आप कमेंट करके जरूर बताना कि 25 का क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन है, ये जो राइट है 70 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर राइट है या नहीं है। ये कैलकुलेशन बेस पे है, कैलकुलेशन करोगे उसी के बेस पे बता सकते हो। तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल बेस पे भी आएंगे और कुछ तो फैक्ट होंगे कि ये आपको याद कर लो या रट लो या कुछ भी कर लो, तो वो फैक्चुअल होते हैं कि वही होगा वही होगा वही होगा। और ये सिचुएशन बेस के है। ठीक है, जैसा सिचुएशन जैसा क्वेश्चन देगा उसी प्रकार से आपको जवाब टिक करने होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है, एट अ पॉइंट इन स्ट्रेन मटेरियल टू टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ 90 न्यूटन एमएम स्क्वायर और 50 न्यूटन, ये भी आपका सिचुएशन बेस वाला ही है। ठीक है, तो आप इसके बेस पे टेंजेंशियल इसमें सिग्मा टी फाइंड आउट करना है, सिग्मा टी, तो ये टी सिग्मा टी फाइंड आउट कर लेना, फिर बाद में बता देना कि ये 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब फॉर्मूले बेस पे है, थीटा की वैल्यू वहां अप्लाई कर दोगे, स्टार्टिंग में ही इसके फॉर्मूले का जिक्र हुआ था स्टार्टिंग में ही, तो अगर फॉर्मूले आपके पास है तो अप्लाई करिए, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सिचुएशन बेस पे है, तो आप वैल्यू पुट करके और फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, इसमें 72.80 आ रहा है और इसमें आपको रिजल्टेंट सिग्मा आर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूले बेस पे देखो, इससे रिलेटेड आ सकता है, इससे रिलेटेड आ सकता है, और ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, और एक और था टाउ मैक्स, ये इतने से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछेगा। तो ये चीजें आप ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर लेना कि ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। तो सभी को आइडिया मिल गया ना, सभी को समझ में आ रहा है ना। तो इतने क्वेश्चन देखिए, इसमें 27 क्वेश्चन थे। तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के जो पहला यूनिट था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 यूनिट है, पांचों से रिलेटेड अप्रोक्सीमेट किसी में थोड़ा सा ज्यादा हुआ होगा, लेकिन 30 के आसपास ही है, ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन है सब में, तो आपके 120 के आसपास ही क्वेश्चन है। तो ये सब चीजों को आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जरूर, आप चैट बॉक्स में जरूर जवाब बताना कि ये जो एमसीक्यू जो हमने टिक किए हैं वो राइट है या नहीं है, वो जरूर एक बार आप सभी चेक करके बता देना। ठीक है, तो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ।
तो आज के लिए इतना ही, और 7 ज्वाइन हुए थे, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो 7 ज्वाइन हुए थे, तो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप सभी ज्वाइन हुई और इसको सीखते रहिए। थैंक यू।